प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 38 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 8वें सप्ताह के तीसरे कालांश अर्थात व्याख्यान में एक दूसरे से रूबरू हैं। आशा है कि पिछला व्याख्यान संख्या 37 आप सभी के लिए कारगर सिद्ध हुआ होगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्याख्यान संख्या 37 का विषय शोध की भाषा वैज्ञानिक दृष्टि के अध्ययन पर आधारित था। आज के व्याख्यान यानी व्याख्यान संख्या 38 का विषय प्रायोगिक शोध प्रविधि से संपृक्त है। तो अब हम मुख्य विषय से अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं। प्रायोगिक शोध प्रविधि केवल क्या है का वर्णन नहीं करती, बल्कि क्यों है का उत्तर देती है। यह आधुनिक विज्ञान की रीढ़ है, क्योंकि यह हमें ठोस प्रमाण प्रदान करती है कि कोई विशेष परिणाम किस कारण से उत्पन्न हुआ। प्रायोगिक शोध प्रविधि वैज्ञानिक अनुसंधान की वो पद्धति है जिसमें शोधकर्ता चरों के बीच कार्यकरण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इसके तहत यह जानने की कोशिश की जाती है कि यदि हम किसी एक चीज में बदलाव करें तो उसका दूसरी वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह विधि हमें बताती है कि यदि हम किसी एक संदर्भ में सहजता की तरफ जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारे सामने दूसरे संदर्भ किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। शोध की यह प्रविधि और उसका प्रायोगिक पक्ष किसी भी ज्ञान मीमांसा के आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है। दरअसल यह वो वैज्ञानिक और तार्किक ढांचा है जिसके माध्यम से हम सत्य की खोज करते हैं। अब हम इसके अर्थ पर विचार करेंगे। प्रायोगिक शोध एक नियंत्रित प्रक्रिया है। इसमें शोधकर्ता कम से कम एक स्वतंत्र में हेर फेर करता है और उसका प्रभाव आश्रित चर उसे वो मापता है। इसे अक्सर प्रयोगशाला विधि के रूप में भी जाना जाता है या उससे जोड़ करके देखा जाता है, लेकिन यह सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी उतनी ही प्रभावी होती है। तो कहने का आशय ये है कि इसका दायरा अत्यंत विस्तृत होता है। इसके बात हम करते हैं इसके आशय यानी अवधारणा की, तो इसको समझने के लिए हमें 3 स्तंभों को जानना पड़ेगा। पहला है हेर फेर। शोधकर्ता स्वतंत्र चर जैसे दवा की मात्रा या शिक्षण पद्धति को अपनी इच्छा के अनुसार बदलता है, फिर उस पर नियंत्रण करता है, यानी प्रयोग के दौरान बाहरी कारकों को स्थिर रखता है ताकि परिणाम केवल स्वतंत्र चर के कारण ही आए। अब अवलोकन के संदर्भ में हम बात करेंगे, यानी स्वतंत्र चर में बदलाव के बाद जो परिणाम या परिवर्तन आश्रित चर में दिखाई देते हैं उनका हम गहराई से अवलोकन करके उसको स्थापित करते हैं। संक्षेप में इसकी प्रक्रिया पर भी आप विचार करें, हम भी विचार करते हैं। इसमें कतिपय यानी कुछ चरणों का हमें पालन करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम एक परिकल्पना का निर्माण करते हैं। कहने का आशय ये है कि स्थायी रूप से नहीं बल्कि अस्थायी रूप से एक अनुमान लगाया जाता है।
उसकी कोई भी वास्तविकता नहीं होती है, बल्कि ये अनुमान आधारित होता है और अस्थायी होता है। जैसे व्यायाम करने से मानसिक तनाव कम होता है। फिर अब चरों का हम चयन करते हैं। इसमें यह तय किया जाता है कि स्वतंत्र चर या व्यायाम क्या होगा और उससे आश्रित चर यानी तनाव का स्तर क्या होगा। इसके बाद हम समूह के निर्धारण की बात करते हैं, यानी प्रायोगिक समूह जिसे उपचार दिया जाता है, नियंत्रित समूह जिसे सामान्य स्थिति में रखा जाता है ताकि तुलना की जा सके। इसके बाद परीक्षण और डेटा संग्रह के अंतर्गत प्रयोग के बाद दोनों समूहों के जो हमको परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी तुलना की जाती है। अब हम इसके बाद इसके महत्व के संदर्भ में जो कि इसके आशय से जुड़ा है उसकी भी संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। इस विधि का मुख्य आशय सत्यता की जांच और सिद्धांतों का प्रतिपादन करना होता है। यानी इसका लक्ष्य जो है वो क्या होता है, वो यही होता है कि हम सत्य को सामने ला करके जांच परख करके सिद्धांतों को प्रतिपादित करें। यह शोधकर्ता के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से मुक्त होती है। यानी इसका एक गुण होता है वस्तुनिष्ठता। पुनरावृत्ति भी इसकी विशेषता होती है। यानी कहने का आशय यह है कि समान परिस्थितियों में, एक जैसी स्थिति में इसे दोहरा करके भी देखा जाता है और इसके परिणामों के आधार पर भविष्यवाणियां की जाती हैं, यानी पूर्वानुमान लगाया जाता है। और वस्तुतः ये सांख्यिकी और साक्ष्यों के विश्लेषण पर आधारित होता है। इसको हम वैज्ञानिक आधार के रूप में रेखांकित कर सकते हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोध की प्रायोगिक दृष्टि वह कसौटी है जिस पर ज्ञान को परख कर सत्य की स्थापना की जाती है। यह न केवल वर्तमान ज्ञान को पुख्ता करती है बल्कि भविष्य के नवाचारों का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब हम इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। प्रयोग के दौरान शोधकर्ता केवल उन्हीं चरों का ध्यान देता है जिसका वो अध्ययन करना चाहता है। बाकी बाहरी जो भी कारक होते हैं उसे नियंत्रित करके एक तरफ कर दिया जाता है। शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जानबूझकर बदलाव करता है ताकि उसके प्रभावों को देखा जा सके और यानी इसको हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ जोड़ता है, कुछ तोड़ता है, समाप्त करता है और अंत में परिवर्तन के बाद जो परिणाम आते हैं उसका सटीक मापन और अवलोकन किया जाता है। एक अच्छा प्रयोग वही होता है जो कि समान परिस्थितियों में दोबारा दोहराया जा सके और जितनी बार उसको हम दोहराएं परिणाम एक ही हमको प्राप्त हो। यह आमतौर पर व्यवस्थित क्रम में संपादित किया जाता है। सबसे पहले तो समस्या की पहचान की जाती है, यानी हम एक समस्या तय करते हैं। कहने का आशय यह है कि हम ये निर्धारित करते हैं कि हमें किस विषय पर शोध करना है, फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं, यानी एक संभावित उत्तर की हम तलाश करते हैं। तत्पश्चात हम इसकी रूपरेखा की तरफ जाते हैं, यानी जो प्रयोग होगा उसका संचालन किस प्रकार से किया जाएगा, उसमें कौन कौन से स्वतंत्र
चर कार्यरत होंगे, इसका हम निर्धारण करके रूपरेखा का निर्माण करते हैं और तत्पश्चात परिणामों की तुलना की जाती है और अंत में हम देखते हैं कि ये जो परिकल्पना हमने निर्मित की थी, यानी एक संभावित उत्तर जो हमने सोचा था, वो कहाँ तक सही सिद्ध हुआ। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हमें जांचना है कि क्या संगीत सुनने से छात्रों की योग्यता बढ़ती है। तो यहाँ संगीत स्वतंत्र चर है, एकाग्रता का स्तर आश्रित चर है। शोधकर्ता दो समूह बनाएगा, दो समूह का निर्माण करेगा। पहला समूह होगा जो संगीत के साथ पढ़ रहा है और दूसरा समूह होगा जो कि शांति में अध्ययन कर रहा है। अंत में दोनों के प्रदर्शन की तुलना की जाएगी और इस प्रकार से हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो इसके बाद अब हम इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं, उस पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। शोध प्रविधि का यह रूप एक ऐसा व्यवस्थित मार्ग है जिसके द्वारा वैज्ञानिक या दार्शनिक समस्याओं का समाधान खोजा जाता है। इसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालने की तर्क संगत प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें केवल सिद्धांतों का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना और चरों का नियंत्रण करना और परिणामों की विश्वसनीयता की जांच करना भी शामिल होता है। शोध और ज्ञान प्राप्ति के मामले में भारत और पश्चिम की विचारधाराओं में मौलिक अंतर रहा है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि वो अंतर वर्तमान में काफ़ी हद तक दूर हुआ है और दोनों में समन्वय दिखाई देता है, लेकिन इसे समझने के लिए हम दोनों दृष्टियों पर संक्षेप में दृष्टिपात करेंगे। भारतीय मनीषा में शोध का मुख्य उद्देश्य तत्वबोध या सत्य का साक्षात्कार रहा है। भारतीय दर्शन में ज्ञान की प्रामाणिकता के लिए प्रमाण पर बल दिया गया है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अनुभवजन्यता के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी इसमें समावेश होता है। यहाँ शोध केवल बाहरी जगत तक सीमित नहीं, बल्कि अंतर जगत के अन्वेषण को भी महत्व प्रदान करता है। भारतीय पद्धति में विषय को टुकड़ों में देखने के बजाय एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद में केवल रोग का नहीं, बल्कि पूरे शरीर और मन का शोध किया जाता है। वस्तुतः यहाँ ज्ञान का उद्देश्य केवल सूचना एकत्रित करना नहीं, बल्कि लोक कल्याण और मुक्ति भी होता है। तत्पश्चात अगर हम पाश्चात्य दृष्टि पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण से यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक पद्धति है और तार्किकता पर आधारित होती है। पाश्चात्य दृष्टि शोधकर्ता और शोध के विषय के बीच एक स्पष्ट दूरी बनाए रखने पर जोर देती है, ताकि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह परिणामों को प्रभावित न कर सके, यानी इसमें वस्तुनिष्ठता का महत्व होता है। तत्पश्चात इसका जो एक और गुण है वो है विश्लेषणात्मकता। यहाँ जटिल समस्याओं को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उनका गहन अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात इस पद्धति में पाश्चात्य संदर्भों में डेटा
सांख्यिकी और गणितीय मापन को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जिसको मापा नहीं जाता है उसको अक्सर इस प्रकार के शोध के दायरे से बाहर रखा जाता है। इसमें केवल उसी को सत्य माना जाता है जिसे इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके या प्रयोगशाला में उसे प्रमाणित किया जा सके। तो अब हम थोड़ा सा दोनों के जो अंतर हैं उस पर अति संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दृष्टिकोण के तहत इसका आधार साक्षात्कार और आत्मिक उत्थान है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार आधार के रूप में बौद्धिक जिज्ञासा और भौतिक समाधान होता है। भारतीय दृष्टिकोण में पद्धति संश्लेषणात्मक और सहज ज्ञान युक्त होती है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण में यह पद्धति या प्रविधि विश्लेषणात्मक और प्रायोगिक होती है। भारतीय नजरिए से इसके साधन अंतः प्रज्ञा शास्त्र होते हैं और पाश्चात्य दृष्टि में साधन अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होते हैं। भारतीय दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का मिश्रण होता है, जबकि पाश्चात्य दृष्टिकोण कड़ाई से वस्तुनिष्ठ होता है। जब समन्वय के संदर्भ में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आज का शोध पाश्चात्य वैज्ञानिक कठोरता और भारतीय समग्रता के मिलन का परिणाम है। आधुनिक शोध प्रविधि में जहां हम डेटा के लिए पाश्चात्य तकनीकों का उपयोग करते हैं, वहीं सामाजिक और गुणात्मक शोध में भारतीय संदर्भ संवेदनशीलता की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। यानी हमारे संदर्भों में जो संवेदनशीलता की मात्रा है वो भी उपयोगी सिद्ध होती है। भारतीय दृष्टि में जहाँ क्यों और किस लिए पर ध्यान केंद्रित होता है, वहीं पाश्चात्य दृष्टि कैसे और कितना पर बल देती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों में वैभिन्न भी है और समन्वय भी होता है, और वर्तमान में समन्वय की दिशा बहुत महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ रही है। अब हम इस प्रकार के शोध प्रविधि के मुख्य तत्वों पर भी कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो हम देखते हैं कि शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जानबूझकर बदलाव करता है ताकि यह देखा जा सके कि उसका आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बाहरी कारकों को नियंत्रित किया जाना ताकि वे परिणामों को दूषित न कर सकें। यादृच्छिकीकरण भी एक इसकी विशेषता है, यानी नमूनों या प्रतिभागियों का चयन निष्पक्ष और रैंडम तरीके से किया जाता है ताकि पक्षपात की संभावना शून्य हो। और फिर अंत में पुनरावृत्ति, यानी शोधकर्ता समान परिस्थितियों में दोहरा सके प्रयोग को और अंत में उसका सटीक विश्लेषण और मापन हो सके। तो इन तत्वों को ध्यान में रख करके ये प्रविधि आगे बढ़ती है, और अब हम उसकी उपयोगिता को भी संक्षेप में देखेंगे। इसकी उपयोगिता केवल प्रयोगशालाओं तक नहीं बल्कि व्यापक है। यह पद्धति अटकलों को हटाकर ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती है, और
यह नवाचार के विकास में महत्वपूर्ण होती है। यानी जैसे चिकित्सा विज्ञान में नई जो दवाइयाँ होती हैं उसका परीक्षण या तकनीकी में नए जो तत्व शामिल होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर की प्रभावशीलता जांचने में भी ये मुख्य रूप से सहायक होती है और किसी विशिष्ट समस्या के मूल कारण को समझने और उसे दूर करने के लिए विभिन्न चरों को परखने में मदद करती है। यानी कहने का आशय है कि ये समस्या के समाधान में सहायक होती है और उसको समस्या को समाधान की तरफ ले जाती है और अंत में चरों के व्यवहार को आधार बना करके भविष्य का संकेत करने में भी इसकी महती भूमिका होती है। अब हम विशेष रूप से इसके कुछ महत्वपूर्ण अन्य तत्वों को भी चर्चा के केंद्र में रखेंगे। ये पद्धति शोध को विज्ञान से जोड़ती है, क्योंकि इसका जो हमें परिणाम प्राप्त होता है वो सत्यापित किया जा सकता है। अन्य शोध विधियां केवल सहसंबंध बताती हैं, लेकिन प्रायोगिक विधि ये सिद्ध करती है कि एक घटना और दूसरी घटना में क्या संबंध है, उसका सटीक विवरण प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात ये सिद्धांतों के निर्माण की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे न्यूटन का नियम या व्यवहारवाद का सिद्धांत इसी का परिणाम है और उसके बाद यह प्राप्त परिणामों का उपयोग करके सुधार के संदर्भ में भी सक्रिय होती है। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में नई शिक्षण विधियों या चिकित्सा पद्धतियों के प्रभाव को मापकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। तो अब हम हिंदी में इस पद्धति के संदर्भों की संक्षेप में अंत में चर्चा करेंगे। हिंदी शोध के क्षेत्र में प्रायोगिक प्रविधियां, प्रयोगात्मक दृष्टि का आगमन शोध की शुद्धता और वैज्ञानिकता को सुनिश्चित करने के लिए हुआ है। परंपरागत रूप से हिंदी शोध केवल वर्णनात्मक या व्याख्यात्मक रहा है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप और हम दृष्टिपात करेंगे। जैसा कि पहले से ही यह विदित है कि यह पद्धति वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होती है, यानी शोध को व्यक्तिगतता से दूर रखती है। जब शोधकर्ता भावनाओं या मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालता, बल्कि वह निष्कर्ष आंकड़ों और परीक्षणों पर आधारित होता है, तो निश्चित रूप से जो परिणाम प्राप्त होता है वो अधिक विश्वसनीय हो जाता है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ध्वनि विज्ञान के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि उच्चारण के प्रयोगों को, यानी कैसे हम उच्चारण करते हैं, उसको प्रयोगशाला में परखा जाता है। किसी लेखक की शब्दावली का सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है, यानी शैली विज्ञान में ये महत्वपूर्ण होती है। ये तुलनात्मक अध्ययन को भी आधार प्रदान करती है। इसके तहत शोधकर्ता दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध स्थापित करता है, जैसे दो अलग अलग कालखंडों की काव्य भाषा का तुलनात्मक विश्लेषण करना, पाठकों पर किसी विशेष विचारधारा के प्रभाव का
सर्वेक्षण करना। आज के इस डिजिटल युग में हिंदी में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स और मेटा माइनिंग का महत्व बढ़ गया है। प्रायोगिक दृष्टि से शोधकर्ता को सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के उपयोग के लिए प्रेरित करती है, जिससे हजारों पृष्ठों के साहित्य का विश्लेषण मिनटों में संभव हो जाता है। इसका जो बहुत बड़ा लाभ है वो ये भी है कि इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वो सत्यापन योग्य होते हैं। यानी यदि कोई दूसरा शोधकर्ता उन्हीं परिस्थितियों और डेटा का उपयोग करे तो उसे वही परिणाम प्राप्त होगा जो कि पहले शोधकर्ता को प्राप्त हुआ था। तो यह अटकलबाजी से बचाकर सिद्धांत और सटीकता की तरफ ले जाता है। हिंदी शोध में प्रायोगिक दृष्टि केवल विज्ञान के विषय की नकल नहीं, बल्कि यह साहित्य और भाषा को अधिक तर्कसंगत और वैश्विक पहचान दिलाने का माध्यम है। हिंदी भाषा और साहित्य में शोध की प्रक्रिया केवल रचनाओं को पढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप और साहित्य के समाजशास्त्र को समझने का एक व्यवस्थित प्रयास भी है। प्रयोग पर आधारित शोध, जिसे अक्सर प्रयोगात्मक शोध या अनुभवजन्य शोध कहा जाता है, वर्तमान समय में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है और प्रत्येक क्षेत्र में वो महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से हिंदी भाषा और साहित्य के शोध में भी महत्वपूर्ण रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। हिंदी शोध में इसके जो महत्व और इसके जो तरीक़ाकार हैं यानी पद्धतियां हैं, उस पर अगर हम दृष्टिपात करें तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के शोध में प्रयोग का अर्थ वैज्ञानिक प्रयोगशाला वाला प्रयोग नहीं, बल्कि तथ्यों का संकलन, विश्लेषण और नए निष्कर्षों का परीक्षण है। और गौरतलब ये है कि ये पद्धति साहित्य और भाषा के संदर्भ में मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में कार्य करती है। पहला भाषा विज्ञान के क्षेत्र में, जहाँ ध्वनियों, व्याकरणिक संरचनाओं, क्षेत्रीय बोलियों का डेटा एकत्र करके विविध प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरा जहाँ पाठकों की यानी साहित्यिक समाजशास्त्र के संदर्भ में इसकी भूमिका होती है। तो पाठकों की प्रतिक्रिया, साहित्य का समाज पर प्रभाव और बदलती प्रवृत्तियों का सर्वेक्षण के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इसकी भी वही प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि साधारण रूप से हमारे सामने आती हैं। यानी इसमें शोधकर्ता अपनी पसंद और नापसंद के बजाय आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, और इसमें प्राथमिक स्रोतों पर अधिक बल दिया जाता है। यानी हम लोकगीत पर जब शोध कार्य करते हैं तो हम उस क्षेत्र में जा करके लोकगीतों का संकलन करते हैं। इसी प्रकार से शब्दावली के अध्ययन के संदर्भ में लोगों के बीच में जा करके उनकी शब्दावली का अध्ययन किया जाता है। हिंदी भाषा के शोध में अब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग बढ़ रहा है। शब्दों की आवृत्ति, वाक्य विन्यास और शैलीगत विशेषताओं का गणितीय और सांख्यिकीय विश्लेषण इस पद्धति की पहचान के रूप में उभर रहा है।
प्रयोगात्मक शोध पुरानी मान्यताओं को चुनौती देता है, उन्हें नए संदर्भ प्रदान करता है। यानी हम ये जांच सकते हैं कि डिजिटल माध्यमों ने हिंदी वर्तनी को किस हद तक प्रभावित किया है, और यह एक शुद्ध प्रयोगात्मक विषय के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। हिंदी में अगर आप देखें तो हिंदी में प्रयोग वाले शोध की दृष्टि से किए गए प्रमुख शोध प्रबंधों और उनके योगदान पर भी संक्षेप में हम चर्चा कर लें तो प्रयोजन मूलक हिंदी और पारिभाषिक शब्दावली के संदर्भ में इसकी भूमिका, जैसा कि पहले बताया गया, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शुरुआती दौर का जो प्रयास है वो डॉक्टर नगेंद्र और भोलानाथ तिवारी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ, और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि हिंदी को कामकाज की भाषा कैसे बनाया जाए। परिणाम स्वरूप हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का विकास हुआ, और इस शोध में यह विश्लेषण किया गया कि विज्ञान, विधि और प्रशासन के लिए हिंदी के पास पर्याप्त शब्द हैं या नहीं हैं। और इसके बाद फिर इसने संस्कृत की धातुओं से नए शब्द गढ़ने की प्रक्रिया पर बल दिया, और आवश्यकता के अनुसार दूसरी भाषाओं से भी शब्द लेने पर जोर दिया। और कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि सरकारी काम काज में हिंदी के प्रयोग के लिए आधार तैयार किया। प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को लेकर कई महत्वपूर्ण शोध प्रबंध लिखे गए हैं, और जो मुख्य रूप से केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी इसमें भूमिका है, और बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई है। इस प्रकार के शोधों के जो प्रमुख विषय हैं उसमें प्रशासनिक हिंदी, स्वरूप और विश्लेषण, इसमें सरकारी पत्राचार, टिप्पणी और प्रारूपण की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रशासनिक हिंदी सामान्य हिंदी से भिन्न होती है, क्योंकि इसमें सटीकता की आवश्यकता अधिक होती है। इन शोधों ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक हिंदी में कर्म वाच्य का प्रयोग अधिक होता है। पिछले 2-3 दशकों से मीडिया की भाषा पर भी काफ़ी शोध हुआ है, और यह प्रयोग दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण शोध हैं। हिंदी समाचार पत्रों की भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें दैनिक जागरण, जनसत्ता और नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों के भाषा की तुलना की गई है, और यह स्पष्ट रूप से परिणाम प्राप्त हुआ है कि बाजारवाद ने हिंदी के स्वरूप को बदला है, और एक नई भाषा जिसे इंग्लिश कह सकते हैं उसका उदय हुआ। इसके माध्यम से ये भी हम समझते हैं कि भाषा स्थिर नहीं है, वो समाज की आवश्यकताओं, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से परिवर्तनशील होती है। आधुनिक युग में कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का भी प्रभाव बढ़ा है, जो कि इसी का परिणाम है। हिंदी के मशीनी अनुवाद की समस्याएं और समाधान जैसे विषय इसके दायरे में आते हैं, और ये व्याकरण और पदों इत्यादि का विश्लेषण गहराई से करते हैं। कानून के क्षेत्र में भी इसकी महत्ता है। कानून की भाषा बहुत जटिल होती है। इस विषय पर किए गए शोधों ने न्यायपालिका में हिंदी के जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों की चुनौतियों को सामने लाने का महती कार्य किया है। इन प्रबंधों में इस बात की चर्चा की गई है कि कानून के मूल शब्दों को, जो कि अंग्रेजी के हैं, उनको हिंदी में किस प्रकार से ला करके उसे जन सामान्य तक
संप्रेषणीय बनाया जा सकता है। इसीलिए परिणाम स्वरूप विधि की शब्दावली का निर्माण हुआ है। इस दृष्टि के संदर्भ में अंत में ये कहना अनुचित न होगा कि यह सिद्ध करती है कि हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा नहीं रही, बल्कि वह विज्ञान, कानून, कंप्यूटर और बाजार की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। धन्यवाद। आशा है कि आपको व्याख्यान लाभकारी लगेगा और पसंद आएगा।